हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा व्हाट इज ऑफर या फिर प्रपोजल, और प्रपोजल को एक्सेप्ट अब कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो देखो, जो एक्सेप्टेंस होती है ना, एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होगी तभी तो वो प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस बनेगा तभी एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक्सेप्टेंस हो सकती है बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, परफॉर्मिंग कंडीशंस, या फिर कंसिडरेशन से। दो तरीके हैं। तो जो जनरली हमारे जर्नल ऑफर होते हैं वो ना कंडीशन अगर परफॉर्म कर दें तो एक्सेप्टेंस मानी जाती है। वैसे ही कुछ एग्जांपल थे, जैसे देखो लालवंश शुक्ला का केस था। तो लालवंश शुक्ला के केस में क्या हुआ था, हमने पहले भी पढ़ा कि एक नेफ्यू मिसिंग हो गया था इंसान का। तो जो गौरी दत्त था उसने ढूंढने के लिए कहा नौकर को, लेकिन लेटर उसने अनाउंस कर दिया जो ढूंढेगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। जब उसने ये अनाउंस किया तो वो जर्नल ऑफर हो गया। लेकिन इस जर्नल ऑफर के बारे में उसके सर्वेंट को नहीं पता था। वो ढूंढ के ले आया, जब उसको पता लगा ऐसा ऑफर है तो उसने बोला कि मुझे रिवॉर्ड दो। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें कोर्ट ने बोला कि कंडीशन को परफॉर्म करना इज ऑल्सो ऑफर, लेकिन जो सर्वेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता रिवॉर्ड, क्योंकि वो अनअवेयर था ऑफर का। तो जब आपको ऑफर ही नहीं पता तो आप उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो, कंडीशन को नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। वैसे एक और केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी उन्होंने एडवर्टाइज किया कि अगर आप हमारी मेडिसिन जो कि स्मोक बॉल है उसको 3 टाइम्स खाओगे 2 हफ्ते के लिए तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो वी विल गिव यू इतने अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या हुआ, इसमें मिसिस कार्लिक ने वैसे वैसे जैसे भी उन्होंने डायरेक्ट किया था वैसे वैसे खाई। तो उन्होंने वैसे वैसे, मतलब एक तरह से जर्नल ऑफर था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो जर्नल ऑफर था। तो जो हमारी मिसिस कार्लिल थी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसको उनके उस खाने दवाई खाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कंपनी है वो लायबल होगी, क्योंकि यहां पर एक्सेप्टेंस हो गई थी बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। जो कंडीशन उन्होंने बोली जब उसने परफॉर्म किया तो वो एक्सेप्टेंस हो गई थी ऑफर की, क्योंकि ये जर्नल ऑफर था। उसके बाद आते हैं हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। इसमें भी फादर ने अनाउंस किया था कि उसका बेटा गुम हो गया, कोई ढूंढ के लाएगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो प्लेंटिफ था वो अवेयर था ऑफर का और उसने तब उसे ढूंढना शुरू किया और उसको बच्चा मिल गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया जब उसको ऑफर के बारे में पता था देन यू हैव टू पे हिम। तो इतनी सी बात है। और ये जर्नल ऑफर की बात बताऊं क्यों आती है, जब आप सेक्शन 2A में पढ़ेंगे ना ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन, उसमें देखना एक वर्ड यूज हुआ है अनदर। तो जब अनदर मतलब ऑफर अनदर पर्सन को मिल रहा है, अनदर का मतलब हो सकता है एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है या जर्नली पब्लिक एट लार्ज भी हो सकता है। तो यहां से फिर जर्नल ऑफर का बर्थ होता है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है एक्सेप्टेंस टू बी। तो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise। तो टू बी में ही एक्सेप्टेंस भी है और बताया है कि प्रॉमिस भी बन जाता है वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो प्रपोजल हमारा होता है वो किस चीज के लिए होता है, हम सामने वाले का एसेंट ले सकें। तो वैसे ही एक्सेप्टेंस में बोला है व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल मिला है वो अगर सिग्निफाई कर दे अपना एसेंट प्रपोजल के लिए तो माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर प्रपोजल को सामने वाला एसेंट दे दे तो माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये क्या बन जाएगा फिर एक्सेप्टेंस से, प्रॉमिस। ये बोला गया 2B में। अब देखते हैं कुछ केस लॉज इसमें। अच्छा, और जो एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस जो होता है वो सेकंड स्टेप होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या होता है, प्रपोजल। ठीक है, तो अब केस लॉज देखते हैं कुछ जिसमें प्रिंसिपल्स पता लगेंगे हमें एक्सेप्टेंस से क्या है, जैसे हमने ऑफर के देखे, प्रपोजल के देखे थे। सबसे पहला हार्वे वर्सेस फेसे 1893, इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज बम्पर हॉल पेन केस। बम्पर हॉल पेन केस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्लेंटिव था उसने सेंड किया एक टेलीग्राम। ठीक है, डिफेंडेंट को उसने टेलीग्राम भेजा। उसमें क्या क्या लिखा उसने कि क्या तुम बम्पर हॉल पेन जो तुम्हारा हॉल है वो बेचना चाहोगे और उसका लोएस्ट प्राइस क्या होगा। जो डिफेंडेंट है उसने रिप्लाई किया, मेयरली इतना लिखा कि लोएस्ट प्राइस उसका कम से कम इतना तो होगा, 900 यूरोज जो भी है, इतना तो होगा ही होगा। तो जो प्लेंटिव था उसने एज्यूम कर लिया कि ये एक्सेप्टेंस है, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेंस। फिर उसने बोला अब तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया था 900 उसमें, लेकिन फिर भी अब तुम मुझे नहीं बेच रहे हो। तो फिर क्या हुआ,
कोर्ट चला गया प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस कर दिया, एक्सेप्टेंस हुई थी, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट था, वो नहीं दे रहा मेरे को 900 उसमें। तो फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि यहां पर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज नो एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, और हमने क्या पढ़ा था पहले भी, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन ना ही प्रपोजल होता है और ना ही वो एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है। तो यहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। नेक्स्ट केस, पॉवेल वर्सेस ली। अब इसमें क्या हुआ, अ स्कूल मैनेजर ऑफर्ड अ जॉब टू अ कैंडिडेट, ठीक है, उसका उन्होंने लिया, अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनऑथराइज, मतलब उसका इंटरव्यू लिया, एक इंसान को, जैसे पर्सन ए है उसका इंटरव्यू लिया गया, और जो पैनल में लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। अब मेंबर ऑफ द बोर्ड, इनमें से एक मेंबर ऑफ द बोर्ड था जो कि अनऑथराइज था उसको इन्फॉर्म करने के लिए, और सिलेक्शन में भी उसका कुछ ऐसा नहीं था, तो वो अनऑथराइज था बताने के लिए कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर बाद में पता लगा कि सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं था ए का। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस एज द एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, कि जिसने तुमने, जिस बोर्ड मेंबर ने तुम्हें कम्युनिकेट किया वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं था, अनऑथराइज्ड पर्सन था, और उसने जो तुम्हें कम्युनिकेट किया है दैट वाज इनवैलिड। तो इसलिए यहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, एक्सेप्ट क्यों क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। हमने देखा था ना कि ऑफर जो है वो एक इंसान को जिसको दे रहा है उससे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस अगर किसी तीसरे से आ गई तो दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। तो यहां पर भी कोर्ट ने हेल्ड किया था देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं एक्सेप्टेंस बाय, ये कर लिया हमने पॉवेल वर्सेस ली। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो जो यही एक्सेप्टेंस का एक और थर्ड रूल है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मिरर रूल, इन दोनों चीजों का ये मतलब होता है मिरर रूल, मिरर रूल। और मिरर रूल हमारे को कहां दिया गया है, सेक्शन नंबर 7 में। क्या बोला गया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब जैसी पूरी बात बोली है वो पूरा का पूरा उसको मानना है, और अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशंस, दैट इज विदाउट एनी कंडीशंस और वेरिएशन। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो देखो जो एक्सेप्टेंस है वो यूजुअल और रीजनेबल, ये भी सेक्शन 7 में दूसरी पॉइंट बताई गई है। दूसरी बात कि जो एक्सेप्टेंस है वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए ना, मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजल, मतलब प्रपोजर ने जैसा बोला है उस मैनर में हो सकती है एक्सेप्टेंस, जैसे हमने बोला था कि कंडीशन पूरी कर दे तो वो हो सकती है, या फिर इफ नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन इट मे बी गिवन इन यूजुअल और रीजनेबल मैनर। तो ये ऐसे यूजुअली जैसे करते हैं वैसा होना चाहिए, या फिर कोई रीजनेबल मैनर जिससे पता लग जाए कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर को, ठीक है, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर को। और यूजुअल और रीजनेबल मैनर में अगर आपने किया है, मतलब अगर आपकी एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड या रीजनेबल मैनर में, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर द बर्डन लाइज ऑन प्रपोजर टू प्रूव दैट इट वाज इनवैलिड। तो प्रपोजर पे होगा कि आपको प्रूव करना है कि इनवैलिड है वो। फिर अब हम आते हैं आगे, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रपोजर दैट इट इज नॉट अ वैलिड, दैट इट वाज नॉट वैलिड। फिर आते हैं साइलेंस एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसमें भी एक केस था, ऊपर वाले में भी, उसमें भी एक केस था, कर लेते हैं। उस केस का नाम था GADDAR गदरमल वर्सेस, रुको, तो जो केस था हमारा इसमें कि जो एब्सोल्यूट और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए, उसमें केस लो है GADDAR गदरमल वर्सेस टाटा इंडस्ट्रीज बैंक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है 1927 की। तो उसमें बोला गया इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस, इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस अनलेस द प्रपोजर सिग्निफाइज दैट आई डू नॉट एक्सेप्ट योर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अगर प्रपोजर ने कोई मोड नहीं बताया था, ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड पार्टी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया किसी मैनर में, तो वो माना जाएगा वैलिड है अनलेस एंड अनटिल जो प्रपोजर है वो कह दे कि आई, उसको एक्सप्रेस करके बता दे कि आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर एक्सेप्टेंस, कि मैंने तुम्हारी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया इस मोड से, आपको जैसे मैंने कहा है वैसे ही करनी पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो साइलेंस है क्या वो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है, साइलेंस इज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने ना हाँ बोला ना बोला, और मैं मान लूं कि जो साइलेंस है वो आपकी मोड ऑफ
एक्सेप्टेंस है। तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, जनरल रूल तो यही है। एक्सेप्शन अब इसकी क्या है? एक्सेप्शन है इसका एक तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट का केस, लैंडलॉर्ड और टीनेंट का केस। तो इसमें क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड टीनेंट के पास जाता है कि मैंने रेंट इंक्रीज कर दिया है बाय 2000 रुपीज, और टीनेंट ने कुछ भी नहीं बोला कि मेरे को आपका कमरा छोड़ देना है या कुछ भी, तो यहां पर साइलेंस हो जाएगा एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। दूसरा अब हम देखेंगे केस लॉ, फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का केस 1862 का। इसमें क्या था, एक नेफ्यू था वो ओन करता था एक हॉर्स। तो देखो इसमें क्या था, एक अंकल रोड टू नेफ्यू, इफ आई हियर नो मोर फ्रॉम यू, मतलब अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन। नेफ्यू को ऐसा बोला, नेफ्यू रिमेन्ड साइलेंट एंड द हॉर्स वाज सोल्ड बाय मिस्टेक, और नेफ्यू साइलेंट रहा लेकिन उसने घोड़ा भी किसी को बेच दिया। तो हेल्ड क्या हुआ, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंस कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। ठीक है, हेल्ड दैट साइलेंस जो है, साइलेंस इज नॉट अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। और क्रिटिसिज्म क्या है, जो पोलक और मुल्ला है उन्होंने भी साइलेंस इज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस का, जो पोलक और मुल्ला है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, पोलक और मुल्ला ने क्रिटिसाइज किया है इसको, इस केस लॉ को भी, सॉरी पोलक एंड जो मुल्ला है उसने क्रिटिसाइज किया इस जजमेंट को। उन्होंने बोला कि जब उसने सामने से लिख के ही दे दिया था ऐसा कि अगर तुमने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि नेफ्यू को पता था कि अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो उसकी मिस्टेक की हम उसको बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन कोर्ट की जजमेंट ऐसी आई तो पोलक और मुल्ला ने इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आज के, जो कि है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। कब होती है, कैसे होती है, क्या होता है? तो देखो सबसे पहला है सेक्शन नंबर 3 में ना कम्युनिकेशन। अब हमने क्या देखना है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। तो कम्युनिकेशन इज मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन, कम्युनिकेशन कैसे होगी, बाय एनी एक्ट और ओमिशन इंटेंडेड टू कन्वे और रिवोक, इंटेंडेड टू कन्वे और रिवोक द ऑफर और एक्सेप्टेंस। कैसे होगी, किसी एक्ट से और ओमिशन से। तो इफ अ पर्सन राइट्स अ लेटर बट नेवर सेंड, देयर इज नो कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने लेटर तो लिख दिया, राइट तो कर दिया, पर उसको सेंड ही नहीं किया, तो एक्ट तो हुआ ही नहीं ना। तो एक्ट जब नहीं हुआ, एक्ट हुआ ही नहीं, तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा। लॉ कमीशन ने बोला था और को हटा के एंड का वर्ड यूज कर दो ताकि क्लैरिटी आए, बट अभी तक वो अमेंड नहीं हुआ है। तो सेक्शन 3 में ऐसे ही है। तो इसमें देखो, इट इज सजेस्टेड, लॉ कमीशन ने क्या बोला था, इट इज सजेस्टेड दैट द वर्ड और इन सेक्शन 3 शुड बी रिप्लेस्ड बाय एंड। दिस इज बिकॉज इनकोहेरेंट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन मेड बाय एन एक्ट intended to communicate but which does not have the effect fails to have any legal effect. This opinion was first given by मुल्ला, सबसे पहले मुल्ला ने कहा था, and was considered by law commission, however no changes were made. तो अभी तक कोई भी चेंज नहीं मेड किया गया है। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 4 पे, व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो रही है, अगेंस्ट उसके कब हो रही है और कौन सी जगह पर हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, communication of proposal, so it is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, to whom it is made, तो जब उसको पता लगता है। तो देखो कैसे, A writes a letter to B, A ने B को एक लेटर लिखा, A ने लिखा 12th ऑफ मार्च को, B को मिला सॉरी 18th ऑफ मार्च को। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट कब, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो बी की नॉलेज में कब आया, 18th मार्च। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यहां कब हुआ, 18th ऑफ मार्च को। तो डेट क्या होगी, 18th ऑफ मार्च, जब सामने वाले की नॉलेज में आता है 18th ऑफ मार्च को। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, to whom the offer is made, to whom it is made, it is incoherent and inconclusive if it does not reach to the offeree। और अगर उसको नहीं मिला तो अब तक तो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, अगर बीच में कहीं लॉस्ट हो गया या कुछ हो गया। Therefore as a result an acceptance without knowledge of proposal, acceptance does not result। तो बिना प्रपोजल की एक्सेप्टेंस कभी हो ही नहीं सकती। और अब इसमें एक और चीज देखनी है, क्या, प्लेस, प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो इरेजर से पहले देखो दोबारा आपको बताता हूं, देखो क्या है अब,
जैसे ए ने बी को एक लेटर लिखा 12th को, उसको रीच किया 18th को, तो कम्युनिकेशन की डेट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल COP माना जाएगा 18 मार्च। ठीक है। अब प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या माना जाएगा? मान लो इसने भेजा था इंडिया से और बी था यूके में, तो प्लेस माना जाएगा जहां पर उसको पता चला है, तो दैट वुड बी यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो दिस इज डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड दिस इज प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देयर आर टू रूल्स डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन मोड। तो जो इसमें ना दो रूल्स आते हैं हमारे पास, कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस रूल, इंस्टेंटेनियस रूल और पोस्टल रूल। इंस्टेंटेनियस हो गया जहां पर पार्टीज जो होती है वो होती है इंटरप्रेजेंटीज। इंटरप्रेजेंटीज मतलब सामने ही होती है, ओवर कॉल, जहां पे एकदम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पोस्टल हो गया जब आपको कोई लेटर से भेज रहे हो और बाद में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं केस में कैसे होगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रूल। अब इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें है जहां पर पार्टीज इंटरप्रेजेंटेड होती है, मतलब सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे, सेम प्लेस सेम टाइम, या फिर ऑन फोन, या तो प्रेजेंट हो या कॉल पर। जैसे ए और बी, ए वॉज एट दिल्ली, बी था जयपुर में, और ये कॉल करी इन्होंने एक दूसरे को। तो यहां पर उसी टाइम हो जाएगा। आपको पता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तो सेम टाइम पे हो जाएगा जब वो कर ही रहा है, लेकिन प्लेस क्या मानी जाएगी? अब प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या मानी जाएगी? वेयर पर्सन हियर्स द एक्सेप्टेंस, वेयर पर्सन हियर्स द एक्सेप्टेंस। तो देखो प्लेस ऑफ प्रपोजल तो हुई जयपुर जहां पे इसको प्रपोजल का पता लगा, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगी दिल्ली जहां पे इसने सुना, तो प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगी दिल्ली। दिस विज बी द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। और टाइम तो इंस्टेंटेनियस रूल में वही है, क्योंकि उसी टाइम पे सामने सामने सुन लिया। अब करते हैं हम पोस्टल रूल। पोस्टल रूल समझ लो। पोस्टल रूल, अब देखो पोस्टल रूल में क्या होता है, दो चीजें आएंगी इसमें, कि कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट प्रपोजर, और दूसरा एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिन जो प्रपोजर है वो बाउंड हो जाएगा, ये अपनी बात चेंज नहीं कर सकता, और इस दिन एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा, ये अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। ए राइट्स अ लेटर टू बी, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। ठीक है, ए है सपोजिडली दिल्ली में, बी है जयपुर में। ठीक है, ए दिल्ली में, बी जयपुर में। ए ने चिट्ठी लिखी 12 मार्च को, भाई साहब के पास पहुंची 15 मार्च को। तो देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हमने क्या देखा था, कब होता है? जब वो बी को मिलेगी, बी की नॉलेज में आएगा, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो गई 15 मार्च को। और कहां पे हुई? जहां पे उसके पास पहुंचा वो, तो जयपुर में। ठीक है, इतना क्लियर है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जहां पे उसने प्रपोजल सुना और जिस डेट को सुना तब होगा। सेकेंडली कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अब कब होगी? अब इसको मिली 15 ऑफ मार्च को, और इसने क्या किया, अब 16 मार्च को एक्सेप्टेंस अपनी, 16 मार्च को अपनी एक्सेप्टेंस उस तरफ भेज दी, ए को चिट्ठी भेज दी 16 मार्च को, और ए को वो चिट्ठी जो है वो मिलती है सपोजिटली मान लो 18 को,
मिलनी है 18th को मिलनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सबसे पहले, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीटेड ऑन 16th मार्च। 16th मार्च को जो ए है प्रपोजर, उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट प्रपोजर, तो 16th मार्च को वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये अपना ऑफर जो है वो वापस नहीं रह सकता और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया यहां पे। दूसरा आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। अब देखो जो एक्सेप्टर है उसने 16th को चिट्ठी भेज दी, लेकिन उसको 18th को मिलनी है। ठीक है, तो 18th से पहले वो कभी भी रिवोक कर सकता है, तो 18th को कंप्लीट होगी उसके अगेंस्ट, 18th मार्च को कंप्लीट होगी जब वो एक्सेप्ट प्रपोजर को मिल जाएगी चिट्ठी, तब होगी उसके अगेंस्ट और तब वो बाउंड हो जाएगा। उसके बाद वो अपने ऑफर को वापस नहीं, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। तो ये हो जाएगी 18th मार्च को। ठीक है, दोबारा एक बार बता देता हूं आपको मैं पूरा रूल। इरेजर, देखो सबसे सिंपल बात, ये भी मिटा देता हूं, रुको। ठीक है, तो ये देखो, ये इसने अपनी ए ने बी को लेटर लिखा 12th मार्च को, उसको मिला 15th मार्च को, 16th मार्च को उसने एक्सेप्टेंस भेजी अपनी ए को और ए को मिली 18th मार्च को। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब हो रहा है? वो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट कब? जब इसकी चिट्ठी इसको मिली। तो ये हो रहा है 15th मार्च को। ठीक है, 15th मार्च को हो रहा है, कहां पर हो रहा है? जयपुर में। सेकेंडली, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सबसे पहला एक्सेप्टेंस जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, तो प्रपोजर है ए। ठीक है, तो बी ने उसका रिप्लाई लिखा 16th मार्च को। तो जब जैसी ही मूवमेंट में बी अपने लेटर को ट्रांजिट में डाल देगा ना, जब बी ने अपने लेटर को ट्रांजिट में डाल दिया तो ए बाउंड हो जाएगा। तो बी ने डाला था 16th को, तो 16th मार्च को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगी कंप्लीट प्रपोजर के अगेंस्ट। थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी हुई थी प्रपोजर के अगेंस्ट और अब होएगी एक्सेप्टर के अगेंस्ट, इसने एक्सेप्टेंस करी है। तो वो कब होगी? जब लेटर रीच कर जाएगा उसके पास, दैट इज 18th ऑफ मार्च। ठीक है, इतना सबको। बी ने जैसे ही अपना जवाब लिख के उसको भेजा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर हो गया, और जैसे ही ए को उसका जवाब मिल गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर हो गया। तो उसके बाद ऐसे ऐसे बाउंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो सिंपली हम ये समझ क्यों रहे हैं, इसका सिंपल फंडा यही है समझने का कि हमें पता लग जाए कि कौन कब तक रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को। तो जो देखो, ए ने बी को जब तक लिखा, जब तक बी को नहीं मिला वो, उससे पहले वो कभी भी रिवोक कर सकता है फास्टर मोड से। अब जैसे बी को मिल गया था वो 15th मार्च को, अब बी 16th मार्च को अपने एक्सेप्टेंस भेजा और वो 18th को मिल रहा है, तो 16th से 18th के बीच 2 दिन का गैप है। तो उन 2 दिन के बीच में 16th को ही, 16th को किसी फास्टर वे से अगर ए को बी कुछ लिख के दे देता है कि मैं आपको एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, वो मैं रिवोक करता हूं एक्सेप्टेंस, मैंने गलती से पहले एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं रिवोक कर रहा हूं क्योंकि आपको मिला नहीं है पहले वाला, तो वो रिवोक कर सकता है बिफोर उसको 18th से पहले किसी और फास्टर मीन से। मान लो उसने 16th को भेजा और 18th को मिलनी थी, लेकिन उसने 17th को कॉल करके बोल दिया कि मैं आपका जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और मैंने एक एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजी है, उसको आप नल एंड वॉइड समझिए, वो गलती से हो गया। तो ये तब तक रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वेट, प्रीवियस, अब देखो ना, ये हमने देख लिया कब क्या क्या होने वाला है, इंस्टेंटेनियस रूल देख लिया, पोस्टल रूल देख लिया। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल्स क्या थे इसके पीछे की, यही थे कि
जो पोस्टल रूल है इंश्योर करे कॉमर्शियल वो देखो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मेन बात है अब जो हम देखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन इंडिया इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ। इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है। अब देखो इंडिया में क्या होता है। इंडिया में तो एक्सेप्टर और जो हमारा प्रपोजर है वो डिफरेंट टाइम से बाउंड हो रहे हैं ना। जैसा हमारा एग्जांपल था यहाँ से 12th को प्रपोजल आया, 15th को उसने उसको मिला, 16th को उसने एक्सेप्ट करा, 18th को उसको मिला। तो हमारे में था एक पार्टी हो रही है 16th को बाउंड, एक हो रही है 18th को। जो हमारा प्रपोजर है वो हो रहा है 16th को, और जो हमारा एक्सेप्टर है वो हो रहा है 18th को बाउंड। ठीक है, ये हमारा रूल है यहां पे। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, वहां पर बोथ, इंग्लिश लॉ में क्या है, बोथ एक्सेप्टर एंड प्रपोजर सेम टाइम पर बाउंड होते हैं। सेम टाइम पर बाउंड होते हैं। देखो कैसे, ए राइट्स अ लेटर टू बी अगेन, 12th को लिखा, 15th को मिला। ठीक है, एक्सेप्ट करा 16th को, भाई साहब को मिलना था 18th को। अब इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इंग्लिश लॉ में इस 16th को जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस को ट्रांजिट में डाला, उस दिन ए प्लस बी प्रपोजर प्लस एक्सेप्टर बोथ आर बाउंड, बोथ आर बाउंड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। यहीं पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंक्लूड हो जाता है एंड फॉर्म हो जाता है इंग्लिश लॉ में। क्यों, क्योंकि वहां पर एंसन ने बोला, जो लॉर्ड एंसन थे, एंसन ने क्या बोला, एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज, एक्सेप्टेंस ऑफर को क्या करती है, एक्सेप्टेंस, एन एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटन मैचस्टिक, लाइटन मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो इसने बोला कि एक्सेप्टेंस ऑफर को उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे एक लाइटर को हमने गन पाउडर की एक लाइन पे लगा दिया है, तो गन पाउडर पे जैसे ही लगाते हैं आग लग जाती है। वैसे ही एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो वो फायर लग चुकी है, अब यू कैन नॉट रिवोक इट। तो वैसे ही 16th के बाद जैसे इंडिया में रिवोक कर सकते हैं अंटिल 18th, इंग्लिश लॉ में नहीं कर सकते। और इसमें एक केस लॉ भी था इसी के ऊपर। केस लॉ वॉज हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट 1879 का। तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें भी बोला गया था द मूवमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को जैसे ही आपने पोस्ट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो कंक्लूड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। ठीक है, इन इंग्लिश, इन इंग्लैंड द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द एक्सेप्टर, हेंस एंसन ने कहा था व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कब हो रहा है, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कब हो रहा है। ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जब एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाए, एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल कब हो रहा है, जब एक्सेप्टर अपने एसेंट को सेंड कर दे। ये पोस्टल रूल की बात बता रहा हूं। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है, जब हमारा जो प्रपोजर है वो रिसीव कर ले एक्सेप्टेंस। ठीक है, इतना सा फंडा याद रखना है। और बस ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब हमें पता लग जाता है व्हेन कैन दे रिवोक, तो इससे पहले वो कब रिवोक कर सकते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें बनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।